हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का मैथ्स का एक बेसिक इंट्रो। देखेंगे कि पूरी बुक में से हम कहाँ से क्या चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, क्या इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं बताऊंगी बिकॉज इट्स अ 12th स्टैंडर्ड। यहाँ हम नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बट हाँ हम ये बोल सकते हैं कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट चैप्टर आता है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस। पहले तो ये बहुत बड़ा चैप्टर था, बट अब इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो कम हो चुकी हैं। जैसे कि ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये सेकेंड एक्सरसाइज है और ये मिसलेनियस है। ठीक है तो अब अगर मैं इसमें बात करती हूँ तो सबसे पहले जो फर्स्ट के अंदर बनता है, तो आपको पता ही है कि सबसे पहले तो यही बनेगा आपका, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपने नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, जैसे कि एम्प्टी वो होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है। तो यहाँ बेसिकली टर्म्स इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे हो गए इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर जो छोटी छोटी टर्म्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल ये है, ठीक है। और जो छोटी टर्म्स होते हैं उसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ पर भी सेम चीज़ आती है, रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, चेक वेदर, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते ही आते हैं, राइट। और यहाँ से अगर हम बात करें कि पेपर को आपने तैयार कैसे करना है, ठीक है, तो देखो आपने क्या करना होता है। जैसे अभी तो वैसे भी +2 में आप आ चुके हैं, अभी तक कितने सारे आपने मैथ्स के एग्जाम्स दिए होंगे, बट आप क्या करते हैं, हम मैथ्स को ना क्वेश्चंस नहीं देखते हैं, सॉल्यूशंस नहीं देखते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर बिल्कुल ही बहुत ही टाइम हो गया चैप्टर को उठाए तो हम पहले एक बार चैप्टर को रिवाइज करते हैं, पूरे क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद फिर हम बुक खोलते हैं। बुक में से आप देखते हो कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे था, ये क्वेश्चन ऐसे था, ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे था। रफ में साथ के साथ एक पेज हो, साथ के साथ एक रफ में आप देखते रहो कि हाँ भी ऐसे से करना है, ऐसे से करना है। कभी भी आप ऐसे नहीं करेंगे कि हाँ सामने आपने सॉल्यूशन खोल रखा है, अच्छा इसको हम ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे। दिस इज नॉट अ डेरिवेशन जो आप फिजिक्स की आप रिवाइज कर लेते हो। ये मैथ वैसी डेरिवेशंस नहीं है। मैंने मोस्टली 80% बच्चों को देखा है, भाई मैथ कैसे रिवाइज कर रहे हैं, मैथ्स के नोट्स बोलते हैं उनको। क्वेश्चन जहाँ सॉल्व हो रखे हैं उनको हम नोट्स कह रहे हैं, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको सॉल्व देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इस तरीके से नहीं होती है। अगर आप वो पढ़ना, वो तो लास्ट मोमेंट पे आप देख सकते हो कि हाँ वो वाला क्वेश्चन कैसे देखना था, बट जब हम स्टार्ट करते हैं, आपका पेन पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स प्रैक्टिस। मैथ्स आपको हमेशा प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे डेरिवेशंस की तरह रट्टा मार के कभी नहीं आने वाला है आपको मैथ्स। ठीक है, ये सब चीज़ें जैसे कि ये हैं, आपको इन सब का मतलब पता है कि गिव एन एग्जाम्पल, हाँ जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट सिमेट्रिक ना हो, आपको एग्जाम पता है, इसका मतलब पता है, बट लिखना कैसे है, आप कैसे लिखोगे, आप पढ़ भी लोगे, लेकिन जब सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, आपको लिखना पड़ेगा, उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, देन आपको पता चलेगा भी काश मैं उस टाइम पेन पेपर उठा लेता और उसको प्रैक्टिस कर लेता करने की। ठीक है, तो ये मेरा आपके लिए प्रो टिप रहेगा पूरे मैथ्स के चैप्टर के लिए। वैसे भी अभी तक आपने बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए होंगे, पेपर्स आपने दे दिए हैं अब तक अपने बोर्ड्स एग्जाम के, तो आपको पता चल ही गया होगा कि अब आपको कैसे प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, और मैथ्स के लिए थोड़ा सा और आपको पेन पेपर उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, यस, यहाँ से लास्ट के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके। उसके बाद टाइप ऑफ फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शंस के अंदर भी 1 1 ऑन 2, बाइजेक्टिव, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इनके दूसरे दो दो नाम पता होने चाहिए। यहाँ x² x³ वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका। ठीक है, तो यस, यहाँ से ये इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, ये सारे आपको नाम याद रहने चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ नहीं कह सकती कि ये छोड़ दो तो ये कर लो, इस तरीके से नहीं है। ठीक है, तो आपको नाम याद होने चाहिए, और आपको एक एक क्वेश्चन को उठाना है, देखना है कि मैं इसको कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर में तो प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन सब में से आपका आता है इन्वर्टिबल फंक्शंस, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एफओजी जीओफ वाले फंक्शंस इन्वर्टिबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रिपेयर करना है,
वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर बेसिकली हमने बात की कैसे प्रेजेंट करना है, और हर एक टर्म आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कोई भी टर्म ऐसे नहीं हो, क्योंकि एक ही टर्म के 2-3 नाम है, ठीक है, तो वो नाम आपको सारे पता होने चाहिए। वो 1-1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, लेंथी क्वेश्चंस में तो आते ही आते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यस, ट्रिग्नोमेट्रिक जहाँ आ जाती है वहाँ पे एक बार आप लोगों को होता ही है कि हाँ भाई, बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैंने आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बना रखी हैं। आपने अभी तक अगर वो मिस हो चुके हैं तो उनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूलाज हैं उनको लर्न करने की ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक का ग्राफ पता हो एक बार के लिए, राइट। उसके बाद ये तो बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल वैल्यूज ये तो आपको पता ही है, ठीक है, इसमें तो क्या ही करेंगे हम। यहाँ से अब आपके जो हैं वो फॉर्मूलाज स्टार्ट होते हैं। तो सेकेंड चैप्टर में जो मेरा टिप रहेगा आपके लिए, फॉर्मूलाज पे ध्यान दें, फॉर्मूलाज अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। कॉस, कॉट, इनवर्स के फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्वाड्रेंट अच्छे से याद होना चाहिए कि किसकी कहाँ पर कितनी लिमिटेशन लगी हुई है, वो ध्यान होना चाहिए। जैसे ही वो ध्यान होगा वैसे आप ये कर लोगे, ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, फॉर्मूला आपको इसका इतने अच्छे से याद होना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई सोचना पड़ रहा है, नहीं 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 नहीं, इसको देख के पता होना चाहिए, देखो कि किससे रिजेंबल कर रहा है, तो वो टैन के सारे फॉर्मूलाज ध्यान आ जाने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर यह सारा ध्यान होना चाहिए। तो ये आपको सेकंड चैप्टर के लिए प्रो टिप रहेगा कि आपने फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे आप फॉर्मूलाज करोगे तो आप क्वेश्चन देखते यूं कर लोगे सॉल्व, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे। जैसे कि ये चीज़ है, हमें पता है cos 2 थीटा का हमें फॉर्मूला पता होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे cos थीटा है, तो cos थीटा, तो क्या करेंगे, cos 2 थीटा वाले को 2 से सबसे डिवाइड कर देंगे ताकि cos थीटा का फॉर्मूला बन जाए। तो मेक मास्टरी इन योर फॉर्मूलाज, सेकेंड चैप्टर के लिए ये आपका टिप रहेगा, ठीक है। यस, मिसलेनियस में भी यही है। ये ध्यान रखेंगे, यस, ये ना, ये टेबल आप लोगों ने अच्छे से करना है, ये 1-1 मार्क्स में भी आ जाता है कि किसकी कौन सी रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस भी बोलते हैं, डोमेन रेंज, ये वाला टेबल आप अच्छे से लर्न करके जाएंगे, ठीक है। ये 1-1 मार्क्स में भी आ जाता है, किसी रैंडम का एक भी पूछ लेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास आता है थर्ड, सबका फेवरेट, सबसे इजी, मैट्रिसेस। ये तो आपको पता ही है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें आपको छोटी टर्म्स का ध्यान रखना है, जैसे कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो बाकी तो कुछ नहीं है इस चैप्टर में, तो बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे आपको याद होनी चाहिए, छोटी छोटी टर्म्स याद होनी चाहिए, बहुत ईजी है। एडिशन बहुत ईजी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर इसके लिए प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करती हैं। बाकी सॉल्व करने के लिए तो आपको पता ही, एक आधा ही क्वेश्चन आएगा और वो बहुत इजी होता है इसका, तो ये तो चलो हम कह सकते हैं कि बच्चा मार्क्स, इसमें कहते हैं मार्क्स गेन करने के लिए ये चैप्टर्स बनाए गए हैं, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, तो ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है, इसमें बस ये ध्यान रखेंगे, नीट एंड क्लीन रखेंगे और थोड़ा सा अटेंटिव होकर काम करेंगे, बिकॉज अगर इस चैप्टर में अगर आपने मार्क्स छोड़ दिए तो सोचो, जिस चैप्टर में हम बोलते हैं कि इस चैप्टर में तो हम मार्क्स गेन करने के लिए ही 2 चैप्टर डाल रखे हैं इसके अंदर, उसमें भी अगर आपने गलती से छोटी मोटी मिस्टेक से काम खराब कर दी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। इनवर्स फाइंड करने के लिए आ जाएगा, या फिर ये आ जाएगी कि हाँ भी इसको ऐसे से प्रूव करो, ठीक है। और हाँ, ये आपके ध्यान से ये चीज़ नहीं छोड़ के जानी है, ये सब करेंगे। यस, ट्रांसपोज तो यू नो वेरी वेल, ट्रांसपोज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिसेस को प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या तो फर्स्ट हाफ में से आ जाता है क्वेश्चन, या फिर सेकेंड हाफ में से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आता है लेंथी वाला है, ठीक है। इस चैप्टर में से लेंथी वाला आता है और आपको पता ही होगा, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स आपने किए भी होंगे, ठीक है। और तो या तो फर्स्ट हाफ में से आएगा या रेस्ट हाफ में से आएगा। पहले भी बहुत बड़ा चैप्टर था लेकिन अभी बहुत छोटा है, तो आपको पता ही है कि बहुत इजी है। तो 3-4 बेसिक इसकी टर्म्स है और उसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। जो 1-1, 2-2 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चंस हैं वो छोड़ेंगे नहीं। ये नहीं सोचना कि आना तो एक बड़ा ही है, नहीं, छोटे भी आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते,
ठीक है, छोटे भी आ सकते हैं, फिर वहाँ पे आप अगर मार्क्स अगर आपके वहाँ पे छूट गए ना, फिर आपको और दुख होगा। तो इसलिए इस चैप्टर को ये मत सोचना कि ईजी है तो कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, नहीं, इसको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देंगे जितने आप ट्रिग्नोमेट्री या अदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को देंगे। क्लियर है ये बात? चलिए आगे चलते हैं। अगेन फोर्थ चैप्टर, मैंने जैसे आपको बताया कि ये चैप्टर भी आपका मार्क्स गेनिंग वाला चैप्टर है, इसमें भी आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसमें बस ये चीज़ यस यहाँ पर बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ना गलती से कोई भी प्लस माइनस कर देंगे तो वहाँ पर एक टर्म गलत होगी तो पूरा पूरा गलत हो जाएगा। बस थोड़ा सा अटेंटिव होके काम करना, और कुछ वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सो आई डोंट थिंक सो फोर्थ चैप्टर के लिए भी आपको कुछ नीडेड है, ये तो आपको पता ही है किस तरीके से करनी होती है, बहुत सिंपल रहता है। यस जैसे यहाँ पर बहुत थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, फोर्थ लेंथी है, इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। लेंथी होते हैं क्वेश्चंस बट होते इजी हैं, ठीक है। तो ये थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर आपका पूरा मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर बनते हैं, तो इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद ये सबका फेवरेट आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो डिफरेंशिएशन हमने बहुत अच्छे से करी थी, बहुत अच्छे से की है डिफरेंशिएशन हमने। सो इस चीज़ को हम देखेंगे। ये क्वेश्चंस जो होते हैं मॉडुलस वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 14th एग्जाम्पल देखने से ही बहुत ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं होगा, पेपर में ऐसे ही आ जाएगा 2 मार्क्स का, वहाँ पे देखेंगे अरे ये तो था ही नहीं। तो इसीलिए एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ने हैं। सो फिफ्थ चैप्टर के लिए आपका प्रो टिप ये रहेगा कि एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो पूरी बुक के ही नहीं छोड़ने हैं, बट एग्जाम्पल्स इसके बेसिकली इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसमें यस आप ऐसे देख सकते हो कि इतना टाइम नहीं होगा कि एक एक करके देखें, तो यहाँ से देखना कि इस को हम कैसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक आपने प्रेजेंटेशन देख ली ना, बाकी सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वैसे ही होते हैं इसके, ठीक है। तो उसको प्रेजेंट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस हैं सारे सारे मॉडुलस वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पर ब्रेक होती है लिमिट वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 17, 18, ठीक है। यहाँ से ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं आपके। ये तो आपको पता ही है एक एक क्वेश्चन हमने किस तरीके से किया हुआ है, तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप फटाफट से अपने जो वीडियो है उसको भी फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, आप अपने नोट्स देख सकते हैं, क्योंकि इतना आप टाइम होगा नहीं कि आप एक एक क्वेश्चन को करें। वो जो प्रिपरेशन थी वो आपकी तब है कि जब आप एक एक चैप्टर उठा के कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपने नोट्स देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी इसको देख सकते हैं कि एक को कैसे प्रेजेंट किया, उसके अकॉर्डिंग आप दूसरे दूसरे क्वेश्चन भी रेंडमली कर करके रफली करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर ये प्रोडक्ट रूल्स वगैरह आ जाते हैं, क्वेश्चन रूल आ जाता है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है डिफरेंशिएशन के अंदर। यस जो आपके पास ये जो बीच में ये जो रूल्स आते हैं ना, इनके बेसिस पे कोई थ्योरम नहीं आने वाली है आपके पास। जैसे ये सॉल्व करने वाला है तो ये सॉल्व करने वाले नहीं आएंगे, तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना आप अपना, ठीक है। तो बाकी आपने इन्हीं पे करना है फोकस, अपने क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये हो गया, बहुत इजी है आगे तो, ठीक है। क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और हर एक ये एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी। देखो जैसे आपकी बुक है, यहाँ हमें पता है कि स्टार्टिंग का ये वाला फॉर्मूला लगा तो फॉर्मूले के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज थी, फिर आगे ये फॉर्मूलाज लग रहे हैं तो उसके बेसिस पे ये एक्सरसाइज है, ठीक है। अब बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने क्या करना है, आपने सैम्पल पेपर उठाना है या फिफ्थ चैप्टर की कोई भी एक्स्ट्रा, जब आपने इसमें से सारे प्रिपेयर कर लिया ना, तो फिफ्थ चैप्टर के ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उठाने आपने और रैंडम क्वेश्चन पे ऐसे मार्क करना, अरे ऐसे ही वाला। अब उसको सोचना है कि इसको हमने किस फॉर्मूले से करना है। फॉर्मूला देख के आपने क्वेश्चन नहीं करना, क्वेश्चन देख के आपने फिर फॉर्मूले को रिमाइंड करना है। जैसे मैंने आपको थर्ड चैप्टर में बताया, सॉरी सेकंड चैप्टर में बताया ट्रिग्नोमेट्री में, कि पहले आपने फॉर्मूलेस करने हैं, उसके बाद आपने क्वेश्चन करना है, ताकि आप क्वेश्चन देखते ही ध्यान में आ जाए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। उल्टा काम अब आपने फिफ्थ चैप्टर में करना है। फिफ्थ की प्रिपरेशन कैसे होगी कि पहले आपने एक बार सारा रिवाइज कर लिया ना, अब बंद कर दो, अब क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन उठा के देखो कि अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। क्लियर है ये बात? तो ये दोनों चैप्टर्स में डिफरेंस है। सेकेंड चैप्टर में पहले फॉर्मूला फिर क्वेश्चन, और फिफ्थ चैप्टर में पहले क्वेश्चन देखना है फिर रिमाइंड करना है कि कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर आने वाला है। ये आपके लिए प्रो टिप है, ये आप याद करोगे पेपर में बैठ के कि हाँ भाई ये हमने बहुत अच्छा किया,
क्योंकि अगर आप 5th चैप्टर में पहले फॉर्मूलाज देखोगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे ना, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे होगे ना, आप सोचोगे कि भाई इसको करना कैसे है, ठीक है। क्योंकि 5th चैप्टर में ना ये होता है भाई कोई एक स्टार्टिंग बता दे कि स्टार्ट करना कैसे, तो वो स्टार्ट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने हैं, बैक ऑफ द माइंड आपको रिमाइंड करने हैं फॉर्मूलाज कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये इसके लिए आपको प्रो टिप रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम चैप्टर एक्सरसाइज वाइज तो हम करते ही रहेंगे, बट बाद में आपने इस तरीके से करना है, एक एक क्वेश्चन उठाएंगे हम, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और बहुत जल्दी हो भी जाते हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद आपने इसको फॉर्मूले को करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस टाइप के, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके पास 6th चैप्टर की बात करते हैं। यस, 6th चैप्टर इजी है, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। तो 6th चैप्टर में तो देखो, आप खुद देखो, इसमें तो आप जैसे जैसे आप इसको पढ़ते रहते हो वैसे वैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता रहता है। तो इसके अंदर तो मुझे नहीं लगता इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर से एक्स्ट्राज में बहुत ज़्यादा आते हैं। सैम्पल पेपर में से इसमें से करेंगे। और ये नहीं है कि आप एनसीईआरटी छोड़ देंगे, बिकॉज एनसीईआरटी अगर ABC है तब जाके आप सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस आपने छोड़ने नहीं है, पहले ये करेंगे, देखेंगे, उसके बाद आगे करना है आपको, ठीक है। तो 6th चैप्टर इज ऑल्सो वेरी ईजी, आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें तो कुछ फॉर्मूलाज वाला है ही नहीं है, इसमें तो बस इतना है कि हाँ इंक्रीजिंग पूछ रहे हैं, डिक्रीजिंग पूछ रहे हैं, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। मैक्सिमम मिनिमा ये आपको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग करना है, तो इसके अंदर कोई रट्टा मारने वाली तो कोई बात है ही नहीं है, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा तो आई होप ये आपने अभी तक रिवाइज कर लिया होगा, ठीक है। ये ऐसे छोटे मोटे जो आते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पे 11th के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं, वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि हर जगह पे ऐसा नहीं है कि सारे 12th के ही चलेंगे, कहीं पैराबोला आ जाएगा, कहीं एलिप्स आ जाएगा, तो 11th के कॉन्सेप्ट्स भी आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज में आते हैं, ठीक है। ये 26th एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल्स तो आपने छोड़ने ही नहीं है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, कोई डायरेक्ट ही आ जाता है, एज इट इज आ जाता है कई बार तो, ठीक है, एज इट इज कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं या थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं इसके अंदर। ओके, ये वाले क्वेश्चंस जो बड़े बड़े मार्क्स में आते हैं, आपके 14 मार्क्स में आ रहे होते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही है ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो बॉक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, कट करते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, ये कोई बॉक्स वाले क्वेश्चन पेपर में आ जाता है आपका, ठीक है। तो ये हाँ, कई बच्चों को होता है कि मैम मिसलेनियस तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती है, ये एनसीईआरटी में लिखा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मिसलेनियस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट मैं कहूँगी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाकी एक्सरसाइजेस से, ठीक है। तो मिसलेनियस में तो पूरे चैप्टर के मिक्स्ड मैच क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ध्यान देखेंगे, तो ये नहीं छोड़ेंगे। कई बच्चों के दिमाग में पता नहीं क्या होता है कि मिसलेनियस छोड़ेंगे, कैसे छोड़ देंगे, मिसलेनियस करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एज इट इज क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से, ठीक है। सो ये थे आपके फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने टोटल 6 चैप्टर की बात करी है, ठीक है। और जिसके अंदर जो प्रो टिप आपके रहे हैं वो ये रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर में फ्यू टर्म्स को करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, प्रेजेंटेशन देखनी है, सेकंड में फॉर्मूलाज देन क्वेश्चन करेंगे, थर्ड फोर्थ जो है वो आपके स्कोरिंग है, उनको आप अच्छे से कर सकते हैं, 5th में पहले क्वेश्चन देन फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, 6th के अंदर आप जितना आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो उतना आप इजीली इसको कर पाएंगे, और लास्ट के जो मिसलेनियस के एग्जांपल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, मिसलेनियस क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है, वो एक बॉक्स वाला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनको प्रेजेंट करना वाला तरीका भी आपको देखना है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट की बात। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट में सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका इंटीग्रल्स। यस, अगर आपने 5th चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया ना, डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद आप इंटीग्रल्स और भी इजी वे में कर पाएंगे, ठीक है। जो वहाँ के लिए टिप था वही यहाँ के लिए टिप है कि आपने पहले तो इसको एक्सरसाइज वाइज आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो, इस बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत लेंथी, यहाँ कराते हुए भी मुझे 1 मंथ लग गया था, इजिली लग गया था, ठीक है, बहुत लेंथी चैप्टर है। तो इसका बेसिक जो प्रिपेयर करने का मेथड है वो यही है
कि आपने पहले एक्सरसाइज वाइज आप देख लो कि किसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। कर लिया आपने, सारे रिवाइज कर लिया, अब उसको बंद कर दो। बंद करने के बाद रेंडमली कोई भी क्वेश्चन उठाओ, अब उस पे दिमाग लगाओ कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर से वही बात है, क्वेश्चन देन बैक ऑफ द माइंड आपका क्या चलना चाहिए, फॉर्मूला चलना चाहिए। पहले फॉर्मूला देन क्वेश्चन करोगे, एग्जाम में बैठ के देखते रह जाओगे कि मैं शुरू कैसे करूँ उसको। तो सेम टिप इसके लिए भी वही रहेगा कि पहले आपने क्वेश्चन देखना है, पहले इसको दिमाग में चला लो कि मैं कैसे करने वाला हूँ, ठीक है, उसके बाद आप जाके इसको कर सकते हैं। ओके, तो यस, यहाँ पे जो आई वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। मिसलेनियस आप बहुत अच्छे से करेंगे, बिकॉज मिसलेनियस में तो शुरू से लेकर अब तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें जो रहते हैं ये छोटे मार्क्स में आते हैं क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बड़े बड़े मार्क्स में आते हैं। आई वाले जो होते हैं जिसमें 2-3 बार आई लगता है ना, वो वाले क्वेश्चंस आपके ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये आई वाले क्वेश्चंस आएंगे पेपर में आपके। तो ये था आपका 7th के लिए। अगेन यही टिप रहेगा, फॉर्मूलाज अच्छे से कर लो, फिर पहले जब रिवीजन करेंगे पहले आप क्वेश्चन देखेंगे, फिर बैक ऑफ द माइंड अपना फॉर्मूला चलाएंगे। उसके बाद आता है आपके पास 8th चैप्टर, बहुत ईजी है। इसके अंदर तो मैं क्या ही बोलूँ, एक ही क्वेश्चन आने वाला है और ढंग का आ जाएगा और बहुत अच्छे से आप कर भी लेंगे, ठीक है। तो ये था 8th चैप्टर आपका, इसमें तो क्या ही छोड़ना है, बस इसके एक्स्ट्रास थोड़े बहुत कर लेना, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रास आएंगे इस चैप्टर में से। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, आना तो सेम कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है, लेकिन थोड़े से डिजिट्स चेंज होंगे तो थोड़े एक्स्ट्रा आएगा इसका, ठीक है, तो वो चीज़ करेंगे। उसके बाद आता है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस की। अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छा चैप्टर है, और आपको पता ही है कि क्या करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना। एक बार बोल रखा है एक बार कर दो, 2 बार कर रखे डिफरेंशिएशन 2 बार कर दो, 3 बार कर पूछ रखी तो 3 बार कर दो, कई बार तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। तो ये तो बहुत ईजी चैप्टर रहता है आपका, ठीक है। तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का मतलब पता होना चाहिए, करना तो सब में सेम ही है आपको, ठीक है। तो यस, इसके अंदर बहुत इजी है। 9th चैप्टर तो इज़ वेरी इजी, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। यस, यहाँ के जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस है ना, इनको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस यहाँ से पहले देखेंगे, फिर आप सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है ये बात? यस, फिर आती है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाएंगी आपके पास। यस, ये वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये वी वाले, यहाँ पर देखो, यहाँ फिर से आपकी इंटीग्रेशन यूज हो रही है कि ऊपर ये है नीचे ये है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। तो ये वी वाले क्वेश्चंस बहुत लेंथी होते हैं बट इजी होते हैं। यस, मैं इजी जरूर बोलूंगी, क्योंकि हमने सेम काम 7th चैप्टर में किया है ना। कितनी बड़ा 7th चैप्टर है, तो उसमें हमने कितना सारा सॉल्व करा है, तो हमने वही चीज हमने यहाँ पे लगा रहे हैं। बस वहां पर क्या होता था, ये एक अलग क्वेश्चन हो जाता था, ये एक अलग क्वेश्चन हो जाता था, ये सब्स्टिट्यूशन वाला एक अलग हो जाता था। अब यहाँ क्या, लेंथी बनाने के लिए सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दी, फिर इंटीग्रल के तीन कॉन्सेप्ट लगा के हम एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं, ये चीज रहती है आपकी, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस लेंथी है, बट अगर आपका 7th चैप्टर अच्छे से है तो आपका 9th भी चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी। इसके अंदर आपको अगेन यही करना पड़ेगा, आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूलाज है नहीं है, बस ये चीज है, कहीं y को आपने सब्स्टिट्यूट करना है, कहीं आपको x को करना पड़ेगा, ठीक है। और कहाँ करना है वो मैंने आपको बता रखा है। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग वाला आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, ये तो और भी इजी रहती है, बस ये एक याद रख लो, ठीक है। या फिर ये होती है, आपको पता ही है कहाँ कहाँ यूज करनी है, उसके बाद डायरेक्ट आपको करनी पड़ती है। तो ये तो मेरे को 9th चैप्टर तो ऐसा लगता है कि ये भी मैं कहूँगी मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है ये आपका, ठीक है। तो 3-4 मतलब पूरा 7th का 7th चैप्टर यहाँ पे आप एज इट इज यूज करते हो, सिर्फ वेरिएबल चेंज कर देते हो, ठीक है। तो वो चीज रहेगी आपके पास। हाँ, ये ध्यान रखेंगे, ये वाले ऐसे एग्जाम्पल जो थोड़े लेंथी होते हैं, इजी बहुत होते हैं, मैं बार बार बोलूंगी इजी होते हैं। आप लोग ये मत समझना कि मैम टफ होते हैं, नो, टफ नहीं है। आपकी कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग है, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है ना, आप इस तरीके से आप इसका आंसर लेकर आ सकते हैं।
ठीक है, इसके कैलकुलेशंस बहुत इजी रहते हैं, ये वाले क्वेश्चंस मिसलेनियस नहीं छोड़ेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, ये बैक एक्सरसाइज के जो होते हैं ना आपके ABCD टाइप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ये भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपका 9th चैप्टर, जिसके अंदर मैं बार बार कहूँगी कि 7th स्ट्रॉन्ग है तो 9th आप इजिली कर पाएंगे। फिर आता है आपका वेक्टर अलजेब्रा, वेरी इजी, अगेन मार्क्स स्कोरिंग वाला चैप्टर है। वेक्टर्स आपने फिजिक्स में पढ़ रखे हैं और बस उसी का ही बिल्कुल छोटा सा वर्जन यहाँ पर है वेक्टर्स का। कैसे ऐड करते हैं, कैसे हम सबट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम उसके ऊपर इनकी क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं, कैसे जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं आपके, तो बहुत इजी चैप्टर रहता है। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे रहेगा आपका, और ये बहुत इजी चैप्टर है, इसके अंदर तो मैं क्या ही बताऊं। बस ये ध्यान रखना इसके अंदर आपको जो ये वाले होते हैं ना परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखेंगे। परपेंडिकुलर में आपको पता ही है डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। ठीक है, फिर वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया, ये ध्यान रखें कि कहाँ क्रॉस लगने वाला है, कहाँ आपका डॉट लगने वाला है। अदरवाइज तो ये सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, बहुत ईजी रहता है। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। डॉट ये है कॉस थीटा वाले हैं, ये कॉस के लिए ये रहता है। ठीक है, अब जैसे ही हम आगे जाएंगे ना, सॉरी हाँ ये साइन के लिए है ये, और पहले वाले की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, आई क्रॉस जे, ये चीज रह जाती है। तो ये इसमें आपने एक्स्ट्राज में पढ़ना है, मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता रखा है। तो डिफरेंस याद रखेंगे, कहाँ डॉट में क्या लग रहा था, क्रॉस में क्या लग रहा था। ठीक है, यस। सो हाँ ये क्वेश्चन एक बार जरूर देख के जाएंगे, ये वाला एक्स वाई प्लेन, कोई और भी वाई जेड भी आ सकता है, एक्स जेड भी आ सकता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। लैम्डा वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लैम्डा वाले क्वेश्चंस आपके 4th चैप्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स वाले में भी इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ तो ये मिसलेनियस है, ये बहुत इजी है और बहुत अच्छे से हमने करी भी है, और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेंगे। और वैसे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी क्या है, डिजिट्स ही चेंज हैं, बाकी कॉन्सेप्ट यही है। मैं ये नहीं आपको, मैं 110% बोल सकती हूँ, NCERT से अलग 10th चैप्टर में से कोई और कॉन्सेप्ट नहीं आता है। यही आएंगे, कोलिनियर, राइट एंगल, यूनिट वेक्टर, यही आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ डिजिट्स चेंज हो जाएंगी। यस, ये वाले क्वेश्चंस, ये जो डायरेक्शन वाले होते हैं ना, ये पेपर में आ जाते हैं, क्योंकि ये जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग तो इम्पॉर्टेंट होते ही होते हैं। जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो वहाँ पर भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं। तो ये था आपका 10th चैप्टर के लिए। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं 11th चैप्टर की, अगेन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो इट्स वेरी इजी। देखो 12th का मैथ लेंथी जरूर है, बट हाँ इजी है। एक बार बस हमें एक पहाड़ जैसे लगते हैं 2 चैप्टर 5th और 7th, वो अच्छे से आ गए ना, फिर तो बाकी में तो मैथ में कुछ है ही नहीं है। ठीक है, वो भी लगते हैं, है नहीं है। तो अगेन डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, उस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। है क्या, 2-4 ही तो इसके फॉर्मूलाज हैं, ज़्यादा फॉर्मूलाज भी नहीं है, 2-4 फॉर्मूलाज हैं, वही करके उसके अकॉर्डिंग आपने सारा कर लेना। चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है। फिर आपके पास आ जाती है लीनियर प्रोग्रामिंग। देखो ना 8th 9th 10th 11th एंड 12th, ये सारे इजी चैप्टर्स हैं। ठीक है, 8th से 12th तक, और पहली वाली बुक में 3rd 4th बहुत इजी थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हाँ इसमें क्या करना है आपको, बस एक ग्राफ आएगा ही आएगा पेपर में, पता ही। और यस यहाँ पे अनबाउंडेड वाला आएगा पेपर में, क्योंकि बाउंडेड तो बहुत इजी रहते हैं। अनबाउंडेड में आके आपके पास फिर 2 ऑप्शन आते हैं कि बनेगा कि रीजन नहीं बनेगा, तो अनबाउंडेड के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसको प्रिपेयर वैसे करके जाना। ठीक है, लास्ट में आपके पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी। सुनने में बहुत इजी लगता है, अभी तक हम इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन 12th में आके हमें पता चलता है एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है क्या। यस, यहाँ आपको नीड पड़ेगी एक्स्ट्रास को सॉल्व करने की। ठीक है, तो पहले तो आपने NCERT पर ही फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स हैं, ध्यान देने वाले कॉन्सेप्ट हैं। जैसे एग्जाम्पल 7th है, जो बच्चे 90% गलती कर जाते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स वाला क्वेश्चन है ये। ओके,
तो ऐसे ही यहाँ पर आपने देखना है कि कहाँ आपका कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, और नहीं लग रहा तो क्यों नहीं लग रहा, कहीं कंफ्यूज हो जो गो विद द वेन डायग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को आपको थोड़ा सा फोकस देने की ज़रूरत है कि कहाँ पर हमारी बेस थ्योरम लगने वाली है, कहाँ पे आपकी टोटल थ्योरम वाली लगने वाली है। ठीक है, कहाँ पे आपको कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। तो आप यहाँ पर भी यही चीज़ रहेगी कि आपको पहले फॉर्म क्वेश्चन देखना है, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, क्योंकि बेसिकली हैं भी इसके तीन ही कॉन्सेप्ट हैं इस प्रोबेबिलिटी के, बेस थ्योरम वाला, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वाला और स्टार्टिंग वाला। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें भी आपने बहुत अच्छे से देखना है। और अगर ऐसे फॉर्मूलेज वाले आ जाते हैं तो वो बहुत इजी रहते हैं, लेकिन जब कभी इस तरीके से परसेंटेज वाले आ जाते हैं ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें दिया भी क्या हुआ है, कि हमें वो यूनियन वाला प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इंटरसेक्शन वाली दे रखी है, या डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यस, प्रोबेबिलिटी जो 12th स्टैंडर्ड की, उसमें आपको प्रैक्टिस की नीड है। पहले आपको पूरी एनसीईआरटी अच्छे से हो जाए, फिर आप इसकी एक्स्ट्रास रिवाइज करेंगे, और इसके अंदर चांसेस होते हैं एक्स्ट्रास के आने के, और वो भी परसेंटेज वाले क्वेश्चंस के आने के चांसेस इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया हर चैप्टर को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।